अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वी विल बी स्टडिंग लेक्चर नंबर 14 टुडे एंड द टॉपिक इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। बिफोर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर active listening and understanding skill, let's review what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture we started on the first place how we can maintain congruence between our verbal and non-verbal communication while we are talking to the client. Or we talked about several kinds of intended communications. For example, if we want to communicate to the client that we do care for the client, or we want to show an empathic attitude, और इसी तरह से हम ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और वो अगर जो क्लाइंट जो बात सोच रहा है वो आराम से सोच के हमें बता सकता है. सो वी वांट टू कम्युनिकेट अ नंबर ऑफ थिंग्स टू क्लाइंट. अगर हम पेशेंस ज़ाहिर करना चाहते हैं, हम वार्मथ ज़ाहिर करना चाहते हैं, वी वांट टू शो दैट वी आर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एज ही और शी रियली इज एज अ पर्सन, और इसके अलावा अपनी वार्मथ भी शो करना चाहते हैं, देन व्हाट शैल बी आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. And we talked about several body movements, facial expressions, gestures, और उसके साथ हमने verbalizations का भी जिक्र किया. To communicate warmth, care, empathy, understanding to the client, you need to concentrate on your body posture. Your body posture shall be comfortable. You should be showing open gestures, not the closed ones. और उसके साथ आपकी आवाज़ को आपका भरपूर साथ देना चाहिए आपकी बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ. योर वॉइस शैल बी काम, सॉफ्ट, बहुत उसकी पेस जो है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए. उसका रेट ऑफ जो स्पीच है दैट शुड नॉट बी वेरी फास्ट, सो दैट इट विल शो टू द क्लाइंट दैट यू आर प्रॉपरली लिसनिंग टू व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग टू यू. इसके अलावा हमने एक और इंटेंडेड कम्युनिकेशन का जिक्र किया विच इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी टॉक्ड प्रीवियसली, एंड दैट इज़ व्हेन द काउंसलर इज हैविंग सम कंफ्यूजन अबाउट व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग टू यू एंड ही वांट्स मोर क्लैरिटी अबाउट सम डायमेंशन ऑफ द स्पीच. तो फिर वो ये उससे पूछ भी लेता है. वर्बलाइजेशन विल बी के एक्सक्यूज मी, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, सो कैन यू टॉक मोर अबाउट दैट, या कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट. और उसके साथ जो उसके जेस्चर्स हैं वो मुताबिकत रखने चाहिए. अब क्वेश्चनिंग और क्यूरियस आईज हो सकती हैं, अ काइंड ऑफ रिंकल्ड फोरहेड हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली कि ये बहुत रिंकल्ड हो. जस्ट आई वांट टू इंडिकेट दैट द फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी कंसिस्टेंट व्हाट यू वांट टू नो फ्रॉम द क्लाइंट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ listening and understanding skills, जिनके आज तफसील से जिनका जायजा लेंगे. We talked about different types of listening and understanding skills, और उससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि why it is important to listen so carefully. क्यों इस पे इतना ज़्यादा काउंसलिंग प्रोफेशन में जोर दिया जाता है? Because the counseling profession and counseling relationship जो है वो बेस करता है कि क्या इंटरेक्शन चल रहा है क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान, और क्लाइंट और काउंसलर का रिलेशनशिप जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट टू द क्लाइंट दैट ही इज़ लिसन्ड प्रॉपरली. इसीलिए एक्टिव लिसनिंग की बड़ी अहमियत है, और जब तक एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं होगी. दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टुगेदर. एंड देन आई ऑल्सो डिस्कस दैट दे ओवरलैप विद ईच अदर. व्हेन यू आर अटेंडिंग, ये जो पहली स्किल हमने डिस्कस की थी, जब आप अटेंड करते हैं तो अटेंशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होती जब तक आप लिसन नहीं कर सकते. सो यू मस्ट लिसन टू अटेंड, और उसके बाद व्हाइल यू आर अटेंडिंग देन यू मस्ट लिसन, और ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन वेरी अटेंटिवली टू द क्लाइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग रेपो. जब तक आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो रेपो कैसे एस्टेब्लिश होगी? देन टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट ऑफ द काउंसलर. आप कैसे ट्रस्ट जो है वो पैदा करेंगे कि द काउंसलर इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ही इज ऑनेस्ट एंड ही हैज इंटीग्रिटी. बिकॉज शुरू में जब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो उस वक्त क्लाइंट हैज अ नंबर ऑफ एप्रीहेंशंस कि पता नहीं ये मेरे सीक्रेट्स रख सकेगा, पता नहीं ये लोगों को बता देगा, ये किस तरह का पर्सन है, आई डोंट नो अबाउट दैट. So to maintain and to establish trust, the counselor should be listening very properly. Another thing important in this dimension is that it is very effective as far as
gathering information is concerned. अगर आप किसी से information लेना चाहते हैं तो तवज्जो से सुनेंगे तो that person will be disclosing to you. That person will be coming up with his emotions and feelings. और अगर आप तवज्जो से नहीं सुनते हो, दूसरे शख्स को इसका एहसास भी हो जाता है through your non-verbal communication mostly. क्योंकि बात तो आप इस तरह की नहीं कहते कि obviously nobody says कि I'm not listening to you. But that is shown through your facial expressions, through your body posture, through your gestures and through your other non-verbal dimensions of your speech etc. So आप information हासिल करते हैं किसी को carefully सुन के, उसके बाद जो है you help client to express feelings also. And finally the client is able to assume responsibility. जब उसको लगता है he is accepted, he is listened, then he is ready to take responsibility for his experiences and behaviors. So finally we talked about different kinds of listening and understanding skills और उनका सिर्फ हमने जिक्र किया था, आज हम उसको तफसील से पढ़ेंगे. So the first listening and understanding skill is when you accept somebody. The first point in this dimension is that you possess an attitude of respect and acceptance. This attitude entails suspending the counselor's judgment on the goodness or badness of client's behavior. So you are non-judgmental as a counselor और आप कोई राय कायम नहीं करते client के behavior के बारे में कि ये बुरी है या अच्छी है. It means that you are not having any biased judgment on the behavior of the client. It is important to mention here that it is possible that you would disagree with some kind of behavior of the client. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एग्री करें जो कुछ भी एक क्लाइंट कर रहा है या कह रहा है. But as a person you are accepting the reality as is perceived from the client. तो आप उसकी जो version of reality है आप उसकी respect करते हैं और आप उसको तस्लीम भी करते हैं और उसको accept करते हैं. So that is very important and your acceptance shall be communicated to the client. सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने दिल में समझते हैं कि all right, I respect whatever he says, but that is not communicated through your non-verbal communication. और आपके चेहरे पे जो है कोई गुस्से के तासुरात आ जाते हैं, कोई चीज़ आपको क्लाइंट की अच्छी नहीं लगती. So it is very important that you have coordination between what you are saying and what you are showing to the client. So an accepting attitude involves respecting clients as separate human beings with rights to their own thoughts and feelings. Obviously, they are separate human beings. They are separate from you. They would have separate thoughts and feelings. And they have a complete right to have these feelings. The counselor should be able to understand that. Fromm notes that the word of respect comes from the Latin word respicere. Respicere जो है उससे मुराद क्या है? Respicere का मतलब है to look at the other individual as he is and to respect as he is as a human being and be non-judgmental. जब आप उसका कोई attitude, कोई behavior देखते हैं तो just be non-judgmental and accept him and look at him as a human being who has his own thoughts and feelings. And an important dimension in this respect is that you should avoid internal and external barriers. External or internal barriers actually filter out the information that is reaching to us. हमारे तक जो कुछ communicate कर रहा है client, हम उसको पूरी तरह से ले ही नहीं रहे. We are filtering it. और filter करने में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें या फिल्टर को फैसिलिटेट कर सकती हैं, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स. अब इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स क्या होते हैं? इंटरनल बैरियर्स यूजुअली रेफर टू माय ओन थॉट्स. जो काउंसलर है उसको कोई चीज़ परेशान कर रही है, उसके अपने व्यूज़, उसकी अपनी फीलिंग्स विच आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू थेरेपी. उनको एंटर नहीं होना चाहिए बट दे आर एंटरिंग, दे आर देयर बिकॉज काउंसलर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. एक्सटर्नल बैरियर्स कौन से होते हैं कि थ्रू माई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग समथिंग एल्स, और इस तरह से मेरा बिहेवियर है कि इट कैन बी एडिटेड, कि उसमें जो है वो उसको समझ नहीं आती, क्लाइंट इसको किसी और तरीके से परसीव कर सकता है बिकॉज दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर द क्लाइंट. सो लेट्स सी व्हाट आर डिफरेंट बैरियर्स फॉर having an attitude of acceptance and respect. So barriers to an accepting attitude could be many. For example, anxiety evoking feelings,
Second, anxiety evoking clients. Thirdly, current unfinished business. Fourth, triggering words, phrases and attitudes. And the last one is prejudices. इनके बारे में one by one करके we will be talking about them. First of all, anxiety evoking feelings. What are they? The client could have feelings, could express feelings which create anxiety in the counselor. For example, feelings of depression, apathy, sexuality. कोई इस तरह की थीम है या उसकी जो फीलिंग्स हैं जो आप तक पहुंच रही हैं and you are not comfortable with that, you don't like it as another human being. So there is one human being as a client, another is entering into this scenario as a counselor, and he doesn't like the feelings that are exhibited by another person because he is not accepting the client as a separate human being who has a right to his own thoughts and feelings. तो वो यहाँ पे काउंसलर जो है वो अपनी फीलिंग्स और उसकी मिक्स अप कर रहा है, उसको ये राइट नहीं होता बिकॉज वी आर सपोज टू एक्सेप्ट द क्लाइंट एज अ डिफरेंट पर्सन, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन. अब दूसरी बात क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी अदर बैरियर टू एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड? दैट इज द पर्सन, द क्लाइंट इज एंजाइटी प्रोवोकिंग या एंजाइटी इवोकिंग. शख्स ऐसा है कि आप में एंजाइटी पैदा कर रहा है. अब किस तरह के शख्स जो है वो एंजाइटी पैदा कर सकते हैं? दैट पर्सन इज हाईली इंटेलिजेंट. आई एम नॉट यूजुअली कंफर्टेबल विद दोज पीपल हु आर हाईली इंटेलिजेंट बिकॉज उससे मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ. टेक एन एग्जाम्पल. वैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही कि आप ये समझें कि शायद मैं वाकई डिफेंसिव हो जाती हूँ, बट मे बी पीपल डू. हम में से ही लोग होते हैं जो इस तरह के या और बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं जिन पर रिटेलिएट करते हैं. एक और मिसाल, द क्लाइंट इज वेरी एम्बिशियस एंड आई फील थ्रेटन्ड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी लेकिन मैं अपने एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर सकी. सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, माई फीलिंग्स. और क्या हो सकता है? द क्लाइंट हैज़ इंटेंसिटी इन हिज फीलिंग्स. पहली के साथ अगर आप इसको मिला लें कि वो इस तरह का शख्स है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी बातों से, द टाइप ऑफ पर्सन, आई डोंट एडमायर हिम एज अ पर्सन, और फिर उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है फीलिंग्स की, विच आई डोंट एडमायर ईदर. तो आई फील अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन. एक और बात हो सकती है, दैट पर्सन हैज़ हैविंग अ कास्ट. पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम का भी बहुत असर होता है और मुझे वो मेरा उसके साथ बैड एक्सपीरियंस है विद पीपल इन माई पास्ट लाइफ हैविंग दिस कास्ट. ये आगे भी चल के इसका हमें रिलेशनशिप एक और पॉइंट में नजर आएगा. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? करंट अनफिनिश्ड बिजनेस. आई हैव माई प्रॉब्लम्स, आई एम अ ह्यूमन बीइंग आल्सो. मेरा सुबह के वक्त किसी से झगड़ा हो गया घर में and I am still unhappy about that. I am still thinking about that in my mind. So the client is talking about something. What shall I do? I am still thinking, मुझे घर जाके क्या करना है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसने से मेरे साथ बहुत ज्यादती की. Or I am not able to listen and to accept another person. एक और टाइप देखते हैं, trigger words, phrases and attitudes. Everyone has their triggering words जिनसे वो इश्ताल में आ जाते हैं. बाहर के मुल्कों में आप देखिए, ब्रिटेन में वन वर्ड इज यूज्ड फॉर पाकिस्तानी पीपल, और जब कोई दूसरा शख्स जो किसी और कल्चर से, एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो वर्ड बोलता है तो पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आता है, एंड दैट इज़ पाकी. जब उनको गुस्सा आता है लड़ाई में तो वो कह देते हैं यू पाकी, एंड पीपल डोंट लाइक इट. हालांकि हो सकता है ये एब्रीविएशन हो पाकिस्तानी की उनके नज़दीक, लेकिन पीपल टेक इट एज अ वेरी ऑफेंसिव वर्ड. सो एवरीवन हैज़ देयर ट्रिगरिंग वर्ड्स एंड दे डोंट लाइक इट इन कम्युनिकेशन. और अगर इस तरह का कोई वर्ड जो है वो क्लाइंट यूज़ करता है तो ये पॉसिबल है कि काउंसलर को गुस्सा आ जाए. सिमिलरली अगर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है एंड टू सम काउंसलर some other person says कि ये जो यहाँ पे एशियन लोग हैं इनको तो इस मुल्क से चले जाना चाहिए, and the counselor is Asian, so he is really angry in his heart कि ये क्या कह रहा है.
the client could say कि इन लोगों ने हमारी jobs पर कब्जा किया हुआ है and still they are not grateful, so they should leave our country. So the counselor being Pakistani or Asian may not be comfortable with that client. तो से ये सारे जो factors हैं वो एक दूसरे के साथ overlap भी करते हैं. The last point is prejudice. This is another very strong barrier to an accepting attitude. People have prejudice for different cultural, ethnic, social groups. People have gender biases. People would have prejudice toward different social classes, caste systems. और उसमें जो है वो कोई शिया क्लाइंट है और वो सुन्नियों को बुरा कह रहा है and the counselor is for example Sunni, so he is very angry because he is already prejudiced. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं they are very important as far as an accepting and respecting attitude of the counselor is concerned. एक एक्टिविटी करेंगे इसी सिलसिले में. What are your barriers to an accepting attitude? When you meet with other people, what are your barriers? Why can't you accept people who have diverse backgrounds, who are different from you? Why can't you accept them? और अगर कभी एक्सेप्ट नहीं करते तो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बैरियर क्रिएट करती है? सो असेस हाउ मच ईच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स ईदर डज और माइट इंटरफेयर विद योर पोजेसिंग एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड इफ यू आर काउंसलिंग. सोचिए, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हों, जहन पर जोर दीजिए, तो इनमें से कौन सा बैरियर जो है वो आपके रास्ते में हायल होगा कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग the person with whom you are interacting as a separate human being who is having the right to be different from you और अपनी thoughts और feelings अलग से रखने का उसके पास right है. तो कौन कौन से barriers हो सकते हैं? Anxiety evoking feelings. कौन कौन से feelings हैं which you are not comfortable with when people are showing to you? जैसे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कोई खुश होता है तो वो मुझे बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खुशी में अजीब से बिहेवियर का मुजाहरा करते हैं और वो अच्छे नहीं लगते. पीपल हैव देयर डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. सम पीपल गेट वेरी इलेटेड और वो बड़ा जोशो खरोश से इजहार करते हैं. और आई हैव हर्ड अदर पीपल कम्युनिकेटिंग एंड मैंशनिंग कि ये क्या एक, जिसको हम एक लफ्ज ओछा बोलते हैं, कि ये क्या ओछा तरीका है कोई इस तरह से अपनी खुशी का इजहार करना है. एंड सम पीपल थिंक दैट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड लाइक दैट. सिमिलरली व्हेन सम पीपल आर डिप्रेस्ड दे आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे और दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं. सो व्हाट आर द फीलिंग्स यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलर. द सेकेंड पॉइंट इज एंजाइटी इवोकिंग क्लाइंट्स. किस तरह के लोग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? कौन से लोग आप में एंजाइटी पैदा कर देते हैं? आपको हिंट देती हूं कि जैसे आप बाज लोगों के बारे में कहते हैं कि ये शख्स जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता. सो थिंक व्हाई डोंट यू लाइक दैट पर्सन? उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ फिर भी क्यों नहीं अच्छा लगता? दीज आर द एंजाइटी इवोकिंग क्लाइंट्स फॉर यू. The third point is, what are the triggering words, phrases and attitudes of people which you find really hard to accept? And then, what are your prejudices? आपके कौन से prejudices हैं? आप किसी social class की तरफ, particular high, middle, low social class, उन लोगों की तरफ आपकी opinion बनी हुई है और आप उससे हटने को तैयार नहीं. या Jews, Christians, किसी रिलीजियस ग्रुप के बारे में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, किसी कास्ट सिस्टम के बारे में आपकी कोई ओपिनियन बनी हुई है एंड यू डोंट वांट टू फेस दोज पीपल, या उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, या फिर आपको वो अच्छी नहीं लगती उनकी बातें. देन द करंट अनफिनिश्ड बिजनेसेस. इस वक्त आपको क्या लगता है कि आपके कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? जब आप लोगों से मिलें तो स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड देम प्रॉपरली. ये तो खैर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और बाज़ अनफिनिश्ड बिजनेसेस जो हैं वो बड़ी देर तक चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं और हमें उनसे निजात नहीं मिलती बिकॉज दे आर हैविंग अ रियल प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. द लास्ट वन इज इमोशनल एग्जॉशन एंड बर्न आउट. कि आप जब बहुत थके हुए होते हैं, हाउ डू यू बिहेव टू पीपल?
कैसे आप उनको अटेंड करते हैं, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट एक्टिविटी आई हैव टेकन फ्रॉम नेल्सन जोन्स 1997. So that was the first listening and understanding skill, that on the first place you learn how to accept other person with giving him respect, how to accept another person that he is capable to have his own thoughts, he has the rights to have his own thoughts and feelings, and whatever his feelings and thoughts are, you respect him as a person, but it is not essential that you agree with what that person is doing or thinking. The next point is that you tune into the client's internal viewpoint. When you want to show to other person that you are listening, जो कुछ भी वो कह रहा है वो आप तक communicate हो रहा है, and you are understanding what that person is saying to you, then you have to tune into that person's viewpoint, internal viewpoint. External viewpoint यहाँ पे कौन सा है? आपका अपना. That is your external. That is the external viewpoint. उस शख्स का नहीं है. So you have to tune into that person's internal frame of reference. और ये जो attitude है ये help करता है empathic attitude establish करने में. So ये empathy की तरफ रास्ता हमवार करता है. So if you respond to what clients say in ways that show accurate understanding of their viewpoints, you respond as if inside their internal viewpoint. And this is very important that you don't forget this as if. As if you are in their internal viewpoint. It's not as you are in their internal viewpoint. यानी ये इस तरह से नहीं है कि आप उस इंटरनल व्यू पॉइंट को ही अपना व्यू पॉइंट बना लें. इट डजंट मीन दैट आपका व्यू पॉइंट अपना है, क्लाइंट का अपना है, बट यू आर एबल टू परसीव इट एज इफ इट इज योर्स, नॉट योर्स एज इफ इट इज योर्स. If you step outside your client's internal viewpoints, you respond more from where you are or where you think they should be. Here you are being judgmental. You think that your viewpoint is better than client's viewpoint. So you want him to adopt that viewpoint that is external to client, not internal to him. So you should go to his level और उसके frame of reference से सोचें, अगर आप उसकी जगह पे होते तो कैसा फील करते. So as if it is your world. Let's take a few examples of internal and external viewpoints. क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको समझने में मदद देंगी कि एक्चुअली इनसे मुराद क्या है. एक्सटर्नल व्यू पॉइंट की मिसालें लेते हैं पहले. द काउंसलर सेज टू क्लाइंट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अब इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि द काउंसलर थिंक्स ही इज हैविंग अ हायर पोजिशन, ही कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर द क्लाइंट, while this is not the task that is expected from the counselor. He should empower client by working on his growth and development, not suggesting to him कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए और वही आपके लिए बेहतर है. ये अगर किसी और रेफरेंस में बोला जाए, जैसे कि शुरू में एक सेशन शुरू करने से पहले बोला जाता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसका मतलब ये नहीं होता जो इस स्टेटमेंट में इम्प्लाई हो रहा है. वो एक सिंपल एक स्टेटमेंट होती है कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं और हम क्या कर सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यू शुड गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप. सो हियर यू आर गिविंग एडवाइस कि इस रिलेशनशिप से आप निकल जाएं बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर यू. बट दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द काउंसलर टू सजेस्ट दैट व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट and what is not appropriate at that time. It is the job of the client to think in the circumstances, in the light of the circumstances of his own life, that what is best for him and what he shall be adopting and what he shall be not doing. Then women can be very manipulative. So you are again being very judgmental. You are giving your suggestions. You are showing your attitude, क्या आपका attitude क्या है woman की तरफ, and you are suggesting that. So it is a kind of suggestive statement. You want to change the client's viewpoint or what? Another example is you are going to be all right. बहुत ज़्यादा reassurance की भी ज़रूरत नहीं होती counseling में, because people should accept the problems as well. You're going to be all right.
आप बहुत ज़्यादा रीश्योरेंस, हर चीज़ ठीक ठाक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें. इन द बिगिनिंग ऑफ starting the counseling profession, sometime it has been seen that the counselors are very reassuring, क्योंकि they have doubts in their capabilities also, और वो चाहते हैं कि client जो है वो मुतमईन हो जाए और उसकी तरफ से feedback भी फौरन मिल जाए. So that could be the reason sometime for these kind of statements. In contrast to that, what are internal viewpoints? Examples देखिए. You feel betrayed by your company. The things which the client says to you, you try to understand them and you reflect client's feelings. समझने के बाद अगर वाकई आप ये समझे हैं कि the feelings of clients are so and so, तो फिर आप उसको कह दें कि yes, that is how you feel. Or the purpose is that the client knows that you are understanding him and you have to convey that message to him that yes, I am understanding you. Another example is, you are delighted at passing your statistics test. So again, you are interpreting from the cues that he has emitted and his verbalization and his non-verbal communication that the client feels happy. तो आप उसको जाहिर करते हैं and it shows that you are understanding the client. एक और मिसाल लीजिए. You have mixed feelings about accepting the promotion. The client expresses to you that he is very happy because he is promoted. लेकिन आपको ये लगता है कि जिस तरह से उसने कहा है वो लग रहा है कि नहीं, वो इतना खुश नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं. So you see the inconsistency between verbal and non-verbal communication and through some other messages, and then you say to client कि आप मिक्स्ड तरह की आपकी फीलिंग्स लग रही हैं on that promotion. तो इसका मतलब ये है कि you are saying from taking into consideration the client's internal frame of reference. एक और मिसाल लेते हैं. You are pleased that your parents-in-law live nearby. Again, you are reflecting the feelings of the client from your observation of non-verbal and verbal behavior of your client. Another example. You feel appreciated and happy because your daughter phoned on your birthday. आप इन सारी मिसालों में देखते हैं कि when you are talking about internal viewpoint of the client, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें, जो उसकी फीलिंग्स हैं आप उसको रिफ्लेक्ट कर दें, आप उसको बता दें. बट व्हेन यू आर सजेस्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पार्ट के यू विल बी वेरी हेल्पफुल एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट बिकॉज आई एम देयर, देन यू आर शोइंग योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल व्यू पॉइंट. सो व्हेन यू से दैट यू आर trying to understand a person, trying to see the world from his frame of reference, trying to look at the internal viewpoint of the client, then it shows that you are having an empathic attitude. Let's see how empathy is perceived by different theorists and researchers. So let's first see कि Rogers इसको कैसे perceive करता है. So empathy as perceived by Rogers, and he talked about that in 1961. Rogers said that this is the ability to enter the client's phenomenological world, to experience the client's world as if it were your own without ever losing the as if quality. यही बात जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि you demonstrate as if this is your phenomenal world, but आप अपनी फिनोमिनल वर्ड को लूज नहीं करते, आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लूज नहीं करते. यू आर जस्ट बिहेविंग इन अ वे एज इफ इट इज योर्स, जैसे कि ये आपकी हो लेकिन ये आपकी नहीं है. यू डोंट हैव टू एवर फॉरगेट दैट. एक चीज इसमें और इम्पॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूं कि आपको उसकी समझ आए, और वो है फिनोमिनोलॉजिकल वर्ड. फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? फिनोमिनोलॉजी रेफर्स टू आवर ओन एक्सपीरियंसेस. जो फिनोमिनोलॉजी मेरी है, मेरी लाइफ की, दैट इज बेस्ड ऑन माई परसेप्शंस, दैट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस. और मैं वर्ल्ड को जब परसीव करूंगी तो अपनी फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के लिहाज से करूंगी, एंड दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सनस फिनोमिनोलॉजी. इसलिए हमें क्लाइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचना पड़ता है, एंड देन वी आर able to say that we are showing and demonstrating an empathic attitude toward our client. According to Rogers,
empathy involves two specific skills. कौन कौन सी skills required हैं? First, perception, understanding of what is taking place emotionally. What is going on in the mind of client? Emotionally वो कैसा feel कर रहा है, उसकी feelings क्या हैं? And then the ability to communicate your understanding of that to your client. And this is very important. इसका जिक्र भी पहले आ चुका है कि आप सिर्फ उसको समझते नहीं हैं, आप उसको कम्युनिकेट भी करते हैं कि यू हैव परसीव्ड दैट. सो यू वांट हिम टू नो, यू वांट योर क्लाइंट टू नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. सिर्फ आपने इसको समझ के अपने तक नहीं रखना, बिकॉज व्हेन इट इज नॉट कम्युनिकेटेड तो फिर क्लाइंट का आपके साथ रेपो कैसे एस्टेब्लिश होगा? How client will have this knowledge that you are understanding him or her? So it is very important that you first understand the client and then communicate that understanding of that perception to your client. How empathy is perceived by Martin? Let's see that. Martin said that empathy is communicated understanding of the other person's intended emotional message. So it is again the same thing as we have seen in case of Rogers, that you communicate that understanding to your client that the message is conveyed. And then it is not enough to understand even deeply, you must communicate your understanding somehow. So you understand and then you communicate that understanding to your client. It's nearly the same thing. Another thing is that it is absolutely essential the other person feel understood. Or you make sure कि क्या उसको वाकई पता चल गया है, and that person now knows that he is understood. So he has perceived that understanding also. आप उसको ensure कर लें. Now I'll be talking about two forms of empathy. कौन सी forms empathy की हो सकती हैं as we are working in a counseling relationship? The first form is called primary empathy. That is responding in such a way that it is apparent to both the client and counselor that the counselor has understood the client's major themes. Whatever the client is saying, what are the important themes जिसके बारे में वो बात कर रहा है, आपको वो थीम समझ आ गई है. क्या क्या थीम्स हो सकती हैं किसी शख्स की कन्वर्सेशन की? द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट ही इज फेसिंग आफ्टर रिटायरमेंट, सो यू नो दिस इज वन थीम. द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स दैट ही इज हैविंग with his children, with his other family members after being retired. So you know this is one theme कि एक तो उसके ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं रिटायरमेंट के बाद, लोगों के साथ उसको क्या मसाइल पैदा हो चुके हैं, और उससे रिलेटेड और भी एस्पेक्ट्स. सो देयर कुड बी सेवरल थीम्स विच यू विल अंडरस्टैंड थ्रू योर कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लेवल ऑफ एम्पैथी. व्हाट इज द एडवांस्ड एम्पैथी लेवल? दिस टेक्स द रिलेशनशिप वन स्टेप फर्दर. जो पिछला एक स्टेप है, दैट यू अंडरस्टैंड द थीम्स, दैट इज in fact one step further. You are exploring themes, issues, meanings and emotions that are below the surface of what is being shared by the client. An important thing that is often discussed about counseling is that you read what is between the lines. Whatever the client is saying to you, उनके दरमियान में क्या है जो नहीं कहा गया, that is sometimes not communicated to you directly. आपको डायरेक्टली क्लाइंट ने वो नहीं कहा, बट यू आर एबल टू रीड व्हाट इज बिटवीन द लाइन्स. एंड हाउ कम दैट पॉसिबल? ये कैसे हो जाता है? दैट बिकम्स पॉसिबल थ्रू एक्सपीरियंस एंड आफ्टर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. तो अब जब आप इतना समझ लेते हैं ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बींग्स को, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is communicated between the lines which was not actually said or communicated to the counselor. There are different levels of empathy also. And remember, we are talking about empathy in reference to tuning into client's internal viewpoint. How you can tune into the client's internal viewpoint and not where you are standing. आप वहाँ से उसकी तर्जुमानी नहीं कर रहे जहाँ आप हैं. You are not trying to impose external viewpoint on your client. So in this reference, we are talking now about different levels of empathy. The levels of empathy develop, or empathy deepens as the counseling session progresses. जब counseling आगे बढ़ती है, आपका interaction बढ़ता है, आप
मुख्तलिफ सेशंस में मुलाकात करते हैं क्लाइंट से, तो आपकी एम्पैथी जो है वो भी डीपर होती जाती है वक्त के साथ. सो व्हाट इज द फर्स्ट लेवल? At the first level, the verbal and behavioral expressions of the counselor either do not attend to or detract from the verbal and behavioral expressions of the client. So the first level is जब काउंसलर के जो अपनी verbal और behavioral expressions हैं वो ये जाहिर करते हैं कि he is not attending to the client. जो कुछ क्लाइंट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है he is not getting that, या फिर उससे हट रहा है, डिट्रैक्ट हो रहा है. And that is the first level. But when we say this is first level and another level is the second one and then the third and so on, it does not mean कि आप step by step चलते हैं. ये जरूरी नहीं है कि पहले पहला level आएगा उसके बाद दूसरा level आएगा. Some people, some counselors are being very effective counselors. They are already on the level 2 from the beginning because of their understanding of human nature and through their experience with multiple clients and having diverse clientage. The second level is although the counselor responds to the expressed feelings of the client, they do so in a way which subtracts noticeable affect from the communication of the client. Although the counselor is very attentive, listening properly, लेकिन जो important elements हैं emotions के वो उनको नज़रअंदाज कर देता है. जिसकी हमने बात की थी कि जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं क्लाइंट की फीलिंग्स को आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, सो इट इज रेफरिंग टू दैट डायमेंशन दैट यू आर जस्ट इग्नोरिंग वेरी इंपॉर्टेंट affective messages that the client is giving to you through verbal and non-verbal communication patterns. The third level, the expressions of the counselor in response to the expressions of the client are essentially interchangeable. अब यहाँ पे जो है वो ज्यादा कॉन्ग्रुएंस हमें नजर आता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एट लेवल 3. द एक्सप्रेशंस ऑफ द काउंसलर एंड क्लाइंट आर इंटरचेंजेबल. जिस तरह से आपने ये देखा था एक लेक्चर में हमने बात की थी मिररिंग नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ ईच अदर. आप मिरर करते हैं, एक शख्स जिस तरह से बात करता है दूसरा शख्स भी उसी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में उसके मुताबिक बात करता है. सो दे आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर एंड दैट वाज लेवल 3. द फोर्थ एंड लास्ट लेवल इज द रिस्पॉन्स ऑफ द काउंसलर एड नोटिसेबली to the expressions of the client in a way that expresses feelings a level deeper that the client was able to express. The behavior, the non-verbal communication, the body language and the verbal expressions of the counselor are as if he is understanding the client at a deeper level, और जो client को खुद भी feel होता है कि उसको पूरी तरह समझ लिया गया है. And sometimes he gets so much clarity of feelings कि उसको लगता है कि ओ इस बात का तो मुझे एहसास ही नहीं था. When the counselor pinpoints that, जब काउंसलर उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है तो तब उसको पता चलता है कि जैसे वो बड़ी उसको क्लैरिटी मिल गई होती है. आपने ज़ाती ज़िंदगी में नोट किया होगा कि कभी कभार एक चीज़ शायद आपको अंदर पता ही होती है और आप फैसला नहीं कर सकते कि आपको क्या करना चाहिए. आप किसी से बात करते हैं और कोई शख्स आपकी सिर्फ जो एक उलझी हुई कैफियत होती हैं उनको ज़रा समराइज कर देता है और कहता है कि ये इस तरह से है, तो आपको लगता है वो मुझे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी. तो समटाइम्स इट हैपन्स एट लेवल 4 ऑफ एम्पैथी दैट द क्लाइंट हैज़ दिस फीलिंग कि आपको क्लाइंट को ये फील होता है कि वट एवर ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड ये अचानक उसकी समझ में आ गया है थ्रू डिफरेंट कॉमेंट्स and expressions of the counselor. अब हम तीसरी listening और understanding skill की तरफ चलते हैं and that is using opening remarks and small rewards. Opening remarks क्या होते हैं when you open a session? जब एक session start करते हैं तो what you should say, और उसमें बात आगे बढ़ाने के लिए आप कौन से small rewards देते हैं, किस तरह से बात आगे चलती है. क्योंकि जब एक client आता है काउंसलर के पास तो यूजुअली बहुत सारे बैरियर्स होते हैं नॉट टू डिस्क्लोज, और हम किसी के साथ अपनी इंटरनल फीलिंग्स ऑब्वियसली शेयर नहीं करना चाहते. हमें कभी कभार शर्म भी आती है, कभी कभार हम चाहते हैं कि ये हिडन ही रहें.
ये बातें किसी तक ना पहुंचे. सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस इज माय फर्स्ट सेशन और मैं अपना सारा कुछ खोल के रख दूं काउंसलर के सामने? आई वुड हैव सेवरल बैरियर्स टू ओपनिंग माय फीलिंग्स टू द काउंसलर. तो फिर बात को आगे कैसे बढ़ाना है? क्लाइंट ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, वो चुप आके बैठा हुआ है और उलझा हुआ सा है. सो स्टार्ट कैसे होगा? यूज ओपनिंग रिमार्क्स एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स. Counselors start initial sessions with opening remarks that build rapport and encourage clients to share. Start आप करते हैं. The client enters the room. आप उसका हाल अहवाल पूछते हैं. आप उसे कहते हैं please sit comfortably. और जब आप कहते हैं please sit comfortably, तो आपके जो body gestures हैं, movement है, facial expressions हैं, they all are consistent with showing that gesture of comfort. और जब आप कहते हैं उसको कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप भी कंफर्टेबल नजर आने चाहिए. एंड यू आर वेलकमिंग द क्लाइंट. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है. देन यू स्माइल और फिर आप उसको दावत देते हैं बैठने की. और उसके बाद जो है वो फिर कैसे गुफ्तगू चलती है और वो जो कुछ कहता है आप उसको सिंपल रिवॉर्ड्स कैसे देते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं. यू आर नॉडिंग योर हेड एज इफ यू आर देयर, यू आर फॉलोइंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. मुझे समझ आ रही है आप जो कह रहे हैं. आप सोचिए अगर आप इस तरह से बैठे हैं, कोई आपके साथ बात कर रहा है और आप बिल्कुल स्टिफ होके बैठे हुए हैं और वो शख्स बोली जा रहा है, बिकॉज आप ये सोचते हैं कि अभी इसी ने बोलना है, मैंने नहीं अभी बोलना. बट अपार्ट फ्रॉम योर वर्बल कम्युनिकेशन, एज आई हैव मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, अ वेरी रिच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी देयर which will communicate to the client that he is listened and the counselor is there for him. Sometimes counselor make opening remarks in responses to client body messages. कभी कभार opening messages इस तरह भी होते हैं कि whatever you are perceiving as far as body messages from the client are concerned, तो आप उसके बारे में बात कर देते हैं. जैसे कि आप कहते हैं client को please sit comfortably, और वो बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा है, शक्ल से आपको परेशान लग रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहा. तो आप कहते हैं कि are you all right? You seem nervous, और कोई मसला है तो बताइए. इस तरह की बात करते हैं. सो यू आर टेकिंग सम गेस फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द क्लाइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर स्मॉल रिवॉर्ड्स. ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, सो दैट वहीं पर गुफ्तगू स्टक ना हो जाए और क्लाइंट जो है वो उसको हौसला अफजाई साथ साथ होती रहे. ऑल्दो द काउंसलर मे नॉट बी सेइंग इट, लेकिन किसी तरीके से कम्युनिकेट करे. सो दीज आर कॉल्ड स्मॉल रिवॉर्ड्स. स्मॉल रिवॉर्ड्स किस में देखिए, जैसे आप कहते हैं अच्छा अच्छा, प्लीज कंटिन्यू. ये भी एक छोटा सा जुमला है. जब वो बात करते हुए रुक जाता है और आपकी तरफ देखता है, आप कहते हैं प्लीज कंटिन्यू. टेल मी मोर, दिस इज अ स्मॉल रिवॉर्ड आल्सो. गो ऑन, आई सी, ये भी एक स्मॉल रिवॉर्ड है. ओ, इंडीड, एंड, सो, रियली, राइट, यस, वगैरह वगैरह. उर्दू में अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओहो. इस तरीके से आप स्मॉल रिवॉर्ड्स देते हैं सो दैट द कन्वर्सेशन गोज ऑन, और वो जो बात कर रहा है उसको साथ साथ प्रॉम्प्ट्स मिलते जाएं और वो आगे अपनी बात करता चला जाए. अब एक एक्टिविटी करेंगे. हाउ कैन यू ट्यून इनटू द क्लाइंट्स इंटरनल व्यू पॉइंट. कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज when a student is talking to school counselor. A student क्या कहता है? I have got this big test coming up and I don't seem to be able to concentrate. I am very worried. Student counselor से ये कह रहा है कि मेरा टेस्ट नजदीक आ रहा है और मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूं. अब होना क्या चाहिए? काउंसलर जो है वो इस चीज पर कंसंट्रेट करे कि what is the problem of the client and what is the feeling of the client. प्रॉब्लम के साथ उसकी इस वक्त फीलिंग क्या है, what is the level of affect, उसके इमोशंस का, फीलिंग्स का लेवल क्या है, इंटेंसिटी क्या है, कितना परेशान है वो. अब इसमें मिसालें देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू पॉइंट की. ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आपको समझ आ गई होगी, जो हमारी सेकंड लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल है, एंड दैट इज ट्यूनिंग इनटू द क्लाइंट्स इंटरनल व्यू पॉइंट. अब काउंसलर क्या कहता है? दिस इज अ केस ऑफ टेस्ट एंजाइटी.
ये कहता है कि ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे आपको टेस्ट एंजाइटी हो रही है, दिस इज अ केस ऑफ टेस्ट एंजाइटी। अब ये एक सादा सी एक बात है कि स्टूडेंट्स को टेस्ट एंजाइटी होती है, बट यू आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। आप एक जनरल बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, सो दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द क्लाइंट, सो दिस इज इन फैक्ट एक्सटर्नल व्यू पॉइंट। नेक्स्ट रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? You are scared because your lack of concentration prevents you from revising. अब ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता इसीलिए वो पूरी तरह पढ़ नहीं सकता और उसी की वजह से वो परेशान है. So you are standing where the client is perceiving the things in his environment. एक और एक्सटर्नल व्यू पॉइंट क्या हो सकता है? You will be all right on the day. तुम उस दिन ठीक हो जाओगे. So you are not solving the problems. And you are not trying to let the client solve his problem. आप कह रहे हैं, reassurance दे रहे हैं, don't worry, you will be all right on that day, लेकिन आपने उसकी फीलिंग पर तो तवज्जो नहीं दी. So the internal viewpoint is that you think as if you are standing there and then you are able to perceive how the client is feeling. एक और मिसाल लीजिए. इस मिसाल में हम ये देखते हैं कि क्लाइंट सोशल वर्कर के साथ बात कर रहा है. तो क्लाइंट सेज, I hate taking zakat. It strips me of all pride and dignity. अब इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है. That is creating a problem. Taking zakat is creating a problem for client's self-esteem. और उसको अच्छा नहीं लग रहा ये, तो ये पॉइंट समझने वाली बात है. अब इसके जवाब में काउंसलर कहता है, You loathe being dependent on zakat with the loss of pride and self-esteem it involves. So it is truly reflecting what is going on in the mind of the client. जो कुछ उसमें हिंट है या जो उसने क्लियरली कहा है वो उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, so that the client is more clear और उसको समझ आती है कि हाँ ये बात है, फिर ताकि आगे बात चले. This is internal viewpoint. What is external? एक्सटर्नल कौन सा है? आपकी याद दहानी के लिए आई विल रिपीट अगेन दैट इट इज द व्यू पॉइंट ऑफ द काउंसलर और हाउ थिंग्स सीम टू बी वेयर द काउंसलर इज स्टैंडिंग. द रिसेशन इज हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल. दिस इज एंटायरली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. आप जनरल बात को उस क्लाइंट की बात के साथ क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? अनदर एक्सटर्नल व्यू पॉइंट, हाउ मच मनी डू यू गेट? This is entirely irrelevant. It doesn't matter. वो चाहे 1,000 ले रहा है, चाहे 10,000 ले रहा है, it does not matter. That is creating a problem for the person's self-esteem and dignity. वो चाहे थोड़े पैसे हैं, the amount doesn't matter here. Because ज़कात लेना मैटर करता है, because वो अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 10 रुपए हैं. So it is very important that the counselor tries to be at the place where the client is perceiving the world और उसके internal viewpoint को देखकर बात करे, अपने point of view से उसकी तर्जुमानी ना करें. So we have come to the end of our today's lecture. अब हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है. What we have studied today. In the beginning we talked about different listening and understanding skills. कौन कौन सी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हो सकती हैं जो एक काउंसलर्स को यूज करनी चाहिए और उसी सिलसिले में किन से उसको अवॉइड करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट एन एटीट्यूड दैट शोज रिस्पेक्ट एंड दैट शोज दैट यू आर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एज ही और शी इज एंड यू आर बीइंग नॉन जजमेंटल. होता यह है कि पीपल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स. And these positive and negative traits, strengths and deficits would have good and bad consequences for self and others. जब आप में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, तो उससे नताइज जो हैं वो भी अच्छे और बुरे होंगे. And they are obvious. And everyone has flaws, limitations as well as positives. हर एक की ज़ात में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं. So the point here is that you know that this is how human beings are, but at the same time although you may not agree with what the client is saying, but you still respect that person
as he is with all his unique feelings. So you show to the client that you are accepting his as a separate human being who has the right to have his own feelings and thoughts. और उस सिलसिले में हमने कुछ बैरियर्स की बात की थी कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो हमारे एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के रास्ते में हायल होते हैं, और हमने फिर एक एक्टिविटी भी की थी कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपके रास्ते में कौन से बैरियर्स हैं. सम पीपल कैन क्रिएट एंजाइटी इन अस, सम फीलिंग्स expressed by people can create anxiety in us. Similarly, we would have some prejudice, और जो prejudices हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग का नतीजा होते हैं. हमारे वालिदैन ने जैसे हमारी परवरिश बचपन से की होती है और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से हम मिलते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, उससे हमारे prejudices जो हैं वो डेवलप होते हैं. एंड ऑल आवर लाइफ वी बिहेव इन द लाइट ऑफ दोज prejudices. इसके अलावा कुछ ट्रिगरिंग वर्ड्स होते हैं which are critical for different people. Everybody would have their own triggering words, phrases and sentences, और जब हम सुनते हैं तो हम defensive हो जाते हैं and we behave differently, और हम उस तरह से behave करते हैं जैसे हमें नहीं करना चाहिए if we are really accepting the person. The second point as far as listening and understanding skills are tuning into the client's internal world और internal viewpoint, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे client perceive करता है अपनी दुनिया को हम उसको वैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड अवॉइड एक्सटर्नल व्यू पॉइंट. एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट ओपनिंग रिमार्क्स और एनकरेजिंग स्मॉल रिवॉर्ड्स. ओपनिंग रिमार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली सेशन स्टार्ट करने के लिए होते हैं, क्लाइंट को कंफर्टेबल करने के लिए होते हैं, और उसमें आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, एक्शंस और वर्बलाइजेशंस जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन देयर आर स्मॉल रिवॉर्ड्स जो गुफ्तगू के दौरान होते हैं, और असल में उसका पर्पस ये होता है कि गुफ्तगू को कैसे आगे बढ़ाया जाए. सो दिस वाज ऑल व्हाट वी डिस्कस टुडे. अभी काउंसलिंग स्किल्स जो हैं कुछ और लेक्चर्स में चलेंगी, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसी वजह से हमें इसको डिटेल में स्टडी करना है. अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.